Welcome dear students. In control system we are going to discuss Nyquist criteria. After completing this module you will be able to recall Nyquist stability criteria. You will be able to determine the stability of a system using Nyquist criteria and you will be able to differentiate between Nyquist and polar plot. Nyquist plot or Nyquist stability criteria is important because हर एक एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन से तो या तो बोडे प्लॉट से आएगा फिर नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी से आएगा। जनरली आप नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी या नाइक्विस्ट प्लॉट जैसे ही आपको सुनने को मिलता है आप लोग डर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिमिलर टू पोलर प्लॉट है। पोलर प्लॉट से एक स्टेप इसमें आपको आगे पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको पोलर प्लॉट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आप मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने इसलिए बताया क्योंकि आप उसको रिकॉल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। देखिए, नाइक्विस्ट प्लॉट हो या पोलर प्लॉट हो या फिर बोडे प्लॉट हो, हर एक जगह हमने स्टार्ट की है एनालिसिस कहां से? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, जीएसएचएस या जीएस से। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सीएस अपॉन आरएस, और इसको हम लिखते हैं जीएस अपॉन 1 प्लस जीएसएचएस इफ फीडबैक इज अवेलेबल। इफ फीडबैक इज यूनिटी देन 1 प्लस जीएस हो जाएगा। ठीक है, और जीएस इज ओपन लूप ट्रांसफर, जीएसएचएस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यू इक्वेट दिस टू 0। आपको समझने की जरूरत क्या है? देखिए कहां पे समझने की जरूरत है। अगर आप 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0 मेंशन करते हैं तो जी एस एच एस क्या हो जाता है? -1 प्लस जे 0, और वो क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट, जो कि हमने पोलर प्लॉट में बताया है। क्रिटिकल पॉइंट का यहाँ पर मेजर रोल है। तो जो भी हम प्लॉट यहाँ नाइक्विस्ट प्लॉट में करने वाले हैं, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट को एनक्लोज कर रहा है प्लॉट तो क्या होगा? और एनक्लोज किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो फिर उसके एनक्लोजर पे क्या, उसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज वो एनक्लोज कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट को तो क्या फर्क पड़ने वाला है? साथ ही साथ हम यहाँ पर एक डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि जीएसएचएस क्या है? जीएसएचएस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड सपोज दिस जीएसएचएस इज, ये जीएसएचएस हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर पार्ट है 1 प्लस T1s 1 प्लस T2s, अगर इसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? जीरोस। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट्स अगर हम इक्वेट करते हैं 0 के तो वहां पर आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब इस जीएसएचएस को हमने कहां पर सब्स्टिट्यूट, कहां पर यूज किया हुआ है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस जीएसएचएस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो जीएसएचएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां पर जो इसके जीरोज हैं वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या हो जाएंगे? इसके पोल्स। Zeros of open loop transfer function will become poles of the closed loop transfer function। क्यों? क्योंकि उसमें GSHS कहां पर यूज हो रहा है? डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। ठीक है, और जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के आपके पोल्स हैं वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या हो जाएंगे? एज ए जीरोज एक्ट करेंगे। एक बात यहां पर समझ में आ गई आपको? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। GSHS इक्वल्स टू 4 अपॉन S प्लस 5। ठीक है, तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसके जीरोस कितने हैं? यहाँ पे जीरोस 0 हैं, और पोल्स कितने हैं? पोल्स हो गए 0 एंड -5। जीरोस मतलब यहाँ पे नहीं है,
नो जीरो। ठीक है, और पोल्स कहाँ है, s इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू -5 पे पोल्स। अब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं इसी का। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एंड 1 प्लस GSHS क्या है, 4 अपॉन s प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, s प्लस 5 प्लस 4 अपॉन s प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पार्ट है, मींस डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर इसके जीरोस क्या होंगे, s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4। इसके जो फैक्टर होंगे वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरो होंगे, लेकिन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के क्या हो जाएंगे, वो पोल्स। और जो यहां पर इसके पोल्स हैं s इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू -5, वो यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस। समझ में आ गया। तो ये जो हमने बताया वो हमने इसको लैंग्वेज में मेंशन कर दिया। जैसे हमने लास्ट पॉइंट में लिखा है, पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आर पोल्स ऑफ OLTF। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हैं, लेकिन हम यहां पर ये भी लिख सकते थे कि पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर जीरोस ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, अभी तक जो हम 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके पोल्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन यहां पर भी आपको यूज करनी है। ठीक है, तो पहले हम वो पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। A closed loop system is said to be stable if poles of the closed loop transfer function और zeros of the characteristic, क्योंकि जो zeros होंगे characteristic equation के वही poles होंगे closed loop transfer function के, are in the left half of S plane। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0। तो GSHS क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो GSHS इक्वल्स टू -1 प्लस J0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पर जो खेल है वो क्रिटिकल पॉइंट का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो सपोज ये हमारे पास एक्सिस है, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। अब इस रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे वो क्रिटिकल पॉइंट तो यहां पर कहां पर एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि वो नेगेटिव रियल है। इस क्रिटिकल पॉइंट का एनक्लोजर मींस इस जो पोलर प्लॉट है या जो नाइक्विस्ट प्लॉट आएगा वो इस क्रिटिकल पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज तो देखिए यहां पर एक प्लेन हमने ड्रॉ किया है और उस प्लेन के इनसाइड में एक एनसर्कलमेंट पाथ है। ठीक है, और एक प्लेन पे पॉइंट लाई कर रहा है M, और उस एनसर्कलमेंट के इनसाइड या एक यू कहो कि एक कोई प्लॉट है, उसके इनसाइड एक पॉइंट P है। ये जो पॉइंट हैं ये कौन से पॉइंट होने चाहिए, सपोज ये पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है हम पोल्स को लेकर चेक करते हैं, और पोल्स कहां पर लाई करने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो टाउ एस एक प्लेन है, जो टी एस टाउ एस हमने ब्रैकेट में लिखा है ग्रीन कलर से, दैट इज ए प्लेन। अब अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपने आप को इस पे, इस जो रेड लाइन है इस पे आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए। ठीक है, और इसी के डायरेक्शन में आप मूव करते जाइए। तो आपका एक लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एक राइट हैंड साइड आएगा। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, M पॉइंट आ रहा है, और राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, P पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इस पाथ को ट्रैवर्स कर रहे हैं, इस पाथ के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ
उस प्लेन पे जाने चाहिए। अगर उसके राइट मीन्स उस एनक्लोजर में आ रहे हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर आप जब ऐसे मूव करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट पड़ेगा, M, और राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट पड़ेगा, P पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट एनक्लोज हो रहा है और कौन सा पॉइंट एनक्लोज नहीं हो रहा है। P पॉइंट एनक्लोज हो रहा है और M पॉइंट एनक्लोज नहीं हो रहा है, बिकॉज वो लेफ्ट हाफ ऑफ इस प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि उस पाथ के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, इस है। ठीक है, तो thus a point or region is said to be enclosed by a closed path tau s if encirclement is anti-clockwise direction or the point or region lies on the left of the path when the path is traversed in the prescribed direction। ठीक है, तो यहां पर तो डायरेक्शन पहले से ही डिफाइंड है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, M। ठीक है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो M पॉइंट है वो कहेंगे कि एनक्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सा पॉइंट एनक्लोज हो रहा है, यहाँ पर P पॉइंट एनक्लोज हो रहा है। M पॉइंट किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो एनक्लोजमेंट के लिए अब कितने नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट हैं। ठीक है, यहां पर हम एनसर्कलमेंट किसका देख रहे हैं, एनक्लोजर किस पॉइंट का चेक कर रहे हैं, जो पोल्स या जीरोज हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो या तो हम जीरोज को चेक करेंगे या पोल्स को चेक करेंगे। ठीक है, और वो जीरोज या पोल्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में नहीं होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा एनसर्कलमेंट होगा, अगर वो पॉइंट उसके लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं सिस्टम स्टेबल होगा, अगर वो राइट साइड में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये आपको थंब रूल लेके चलना है। ठीक है, बाकी कैसे भी डायग्राम दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप सिर्फ उस पाथ को ट्रैवर्स करते रहिए, उस पाथ के डायरेक्शन में चलते रहिए, लेफ्ट राइट देखते रहिए बस। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये एनसर्कलमेंट है, दो पॉइंट्स हैं, एक मिडिल मींस स्मॉल सर्कल में लाई कर रहा है P पॉइंट और एक Q पॉइंट है रेड कलर से। जैसे ही आपको कोई पोल्स एंड जीरोज आपको लोकेट करने हैं किसी भी मींस, अगर पोल्स एंड जीरोज आपने प्लेस कर रखे हैं किसी भी प्लॉट में और उनके एनसर्कलमेंट आपको फाइंड करने की, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मींस एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, आपको क्या करना है कि उनसे एक लाइन एक्सटेंड कर दीजिए। कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर एक हमने लाइन एक्सटेंड कर दी, P से भी हमने एक लाइन एक्सटेंड कर दी। ठीक है, और वो जो लाइन हम एक्सटेंड करेंगे वो सभी एनसर्कलमेंट को क्रॉस करनी चाहिए। अब जैसे P इनसाइड है तो उसके ऊपर दो एनसर्कलमेंट है तो दोनों को क्रॉस कर रही है, क्योंकि पहले एक ही है तो एक को क्रॉस कर रही है। अब जिस डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में यहां पर एरो शो करेंगे। तो Q में कितने हैं, एक ही है, और P में कितने एनसर्कलमेंट हो रहे हैं, आप यहां पर देखना, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एनसर्कलमेंट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जो है क्लॉकवाइज है। तो यहां पर नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अगर Q के लिए देखेंगे तो N फॉर पॉइंट Q, N इज एनसर्कल्ड वंस, है ना, और क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के एनसर्कलमेंट हमेशा नेगेटिव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट P है, P के एनसर्कलमेंट कितने हो रहे हैं, दो बार एनसर्कल हो रहा है P। ठीक है, और ये दो बार हो रहा है तो -2 बिकॉज ये क्लॉकवाइज है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो यहां पर P पॉइंट है, Q पॉइंट है, P के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए आउटसाइड Q के, और Q के लिए और P के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इनके एनसर्कलमेंट चेक कीजिए। तो Q में आप देखेंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है
और P में यहां पर दो बार एंटी क्लॉकवाइज, तो P के लिए n इक्वल्स टू, P इज एनक्लोज ट्वाइस इसलिए दो बार है, तो n इक्वल्स टू यहां पर 2 हो जाएगा, और Q एनक्लोज्ड वंस, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज थे, इसलिए हमने इनके जो एनसर्कलमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स को पॉजिटिव लिया है। क्लॉकवाइज में नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स को हम नेगेटिव मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n इक्वल्स टू z माइनस सो यहां पर n इक्वल्स टू z माइनस पी, n इज नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन और एनी पॉइंट। जब कोई पॉइंट नहीं है तो ओरिजिन को वो एनसर्कल कर रहा है, अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उनको। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स किसके बेसिस पे फाइंड करने हैं, ओपन लूप जीरोज और ओपन लूप पोल्स के बेसिस पे, वेयर पी इज स्ट्रिक्टली ओपन लूप पोल्स, ठीक है, ऑफ एनी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एनसर्कल बाई टावर्स पाथ इन एस प्लेन, और वहां से आप जेड नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज एनसर्कल बाई टावर्स पाथ इन एस प्लेन। तो इसमें कोई भी एक आपको पता हो, दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि जेड और पी, सपोज जेड इक्वल्स टू पी, तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। जेड ग्रेटर देन पी, तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, एंटी, तो जब पॉजिटिव अगर नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स आएंगे इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और इफ जेड इज लेस देन पी, तो यहां पर एनसर्कलमेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव, यानी कि क्लॉकवाइज एनक्लोजर हो रहा है उसमें। ठीक है, तो 3 इसमें पॉइंट है। केस क्या है, फर्स्ट पी ग्रेटर देन जेड, तो यहां पर ये 3 केसेस हैं, पी ग्रेटर देन जेड, पी इक्वल्स टू जेड, पी इज लेस देन जेड। पी इक्वल्स टू जेड में नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट 0 आ रहे हैं, इसका मतलब विल नॉट एनसर्कल द ओरिजिन। ठीक है, बाकी के मैंने बता दिए। अब हम आते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पे। अभी तक तो हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देख रहे थे। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0, तो जी एस एच एस इक्वल्स टू -1 और जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस जे 0। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट था, राइट। और अगर सपोज हमारे पास कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, समथिंग अपॉन समथिंग, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज होंगे, पोल्स होंगे। हमें क्या करना है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में एक सर्कल जो है स्टैंडर्ड वो लेकर के चलना है, और वो सर्कल आता कहां से है, वो सर्कल आता है जी एस एच एस इक्वल्स टू -1। तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट एनक्लोज होना चाहिए नाइक्विस्ट प्लॉट में या नहीं होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि अगर इनक्लोज हो रहा है तो क्या होगा, नहीं इनक्लोज हो रहा है तो क्या होगा, कैसे सिस्टम स्टेबल होगा। जब हम इसका प्लॉट स्टार्ट करेंगे, सपोज हमारे पास कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सपोज एफ एस है, नॉट एफ एस, दिस इज 1 प्लस जी एस एच एस, उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के सपोज एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसको हम 0 के इक्वेट करते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स हैं वो एक्चुअली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज होंगे, और जो इसके जीरोज हैं वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हो जाएंगे। ठीक है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास एक सर्कल होता है इनफाइनाइट रेडियस का। ठीक है, और वो इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल हम क्यों लेके चलते हैं, क्यों एज्यूम करते हैं, और इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल वो कहां से कहां के बीच में हम कंसीडर करते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं सिर्फ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस एंड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है, येलो कलर का सर्कल, और एक सेमी सर्कल हो गया।
इसकी रेडियस इंफिनिटी है, ठीक है। अब हमने ये सर्कल क्यों कंसिडर किया और ये सर्किट कैसे है, क्लॉकवाइज है। ये इसलिए कंसीडर किया कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर कोई भी पोल्स आते हैं और वो ये सर्कल अगर इनक्लोज करता है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम सिंपली कह देंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है। तो इस सर्किल को कंसीडर ही हमने इसलिए किया है कि इसकी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कोई भी पोल इस सिस्टम का या जीरो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में एनक्लोज नहीं हो रहा है। अगर एनक्लोज हो रहा है वो तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिक्स का यहां पर कहां यूज होगा, तो अगर सपोज इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में या फिर जो भी हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा उसके अगर कोई भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कोई भी पोल्स अगर ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सपोज कोई पोल यहां पर एक जीरो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्मॉल रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं और इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसको कंटूर फॉर्मेशन बोलते हैं। और आपको याद आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कंटूर एनालिसिस पढ़ी है जिसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते थे, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वही होगा जो हमने लिया है। तो उस पॉइंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, जो ओरिजिन पे या फिर इमेजिनरी, यहां पर भी अगर कोई पोल आता है, यहां प्योर इमेजिनरी पोल्स आते हैं तो उनको हम यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे ऐसे, ठीक है, एनालिसिस में। और फर्दर हम एनालिसिस करेंगे। हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा कैलकुलेशन रहेगा, जैसे ओमेगा जीरो ओमेगा इन्फिनिटी के लिए होता था वैसे पे यहां पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे ओमेगा जीरो ओमेगा इन्फिनिटी के लिए। जितने भी प्योर इमेजिनरी या प्योर ओरिजिन पे यहाँ पर पोल्स आएंगे उनको हमको एक्सक्लूड करके चलना है। वो हम आगे भी जब देखेंगे कोई एग्जांपल उसकी हेल्प से हम जवाब एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है जो कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है और ये इंश्योर करेगा कि वो कोई भी पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में एनक्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो पॉइंट है -1 + j0 इसका एनसर्कलमेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्रिटिकल पॉइंट -1 + j0 क्या है, GSHS = -1 + j0 है। मीन्स आप यूं कह सकते हैं ये ओपन लूप का एक रूट है, ठीक है, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कर रहे हैं माइनस। तो ये -1 + j0 भी इसमें एनक्लोजर में नहीं आना चाहिए। अगर ये एनक्लोज हो रहा है तो उतने ही जितने बार इसका एनक्लोजर हो रहा है उतने नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे और सर्व सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, देन हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। यहां पर हमने जो एक्सप्लेन किया था उनको पॉइंट्स में मेंशन किया है। क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ the Nyquist plot is open loop transfer function does not encircle -1, 0, इसको हम कहेंगे -1 + 0 point when the number of poles of open loop transfer function in the right half of S plane is 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में 0 है तो उसको एनसर्कल करेगा ही नहीं। इफ P इज नॉट इक्वल टू 0 देन स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब उसको कैसे हम जज करेंगे। A closed loop system is stable if IFF means if and only if for the Nyquist plot the number of counterclockwise or anti-clockwise एक ही बात है encirclement of -1, 0 point is equal to the number of poles of OLTF with positive real parts, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट होंगे उतने क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे, दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है इसकी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कुछ एग्जांपल लेंगे, उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करें। बच्चों
यहाँ पर अभी हमने लर्निंग आउटकम 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।